नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं और हमारे चैनल से संस्कृति IAS, दृष्टि IAS और ध्येय IAS और विजन IAS के सभी पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में अब तक हम लोग दृष्टि IAS संस्थानों के मॉडल टेस्ट संख्या पेपर फर्स्ट के 17 पेपर सॉल्व कर चुके हैं और CSET की सीरीज़ कल से हम लोगों ने शुरू की है। तो उसी CSET यानी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 2 के पेपरों को आप हम सॉल्व करना शुरू कर दिया है। आज हम लोग उसी CSET के पेपर संख्या 2 में हम सॉल्व करेंगे और इसमें देखते हैं क्या है। और इसके साथ ही UP PCS के भी पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और उसको सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर हमें बताइए। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पेपर। पहला क्वेश्चन क्या है? बॉम्बे के लिए तो देखते हैं बॉम्बे के लिए क्या बना। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो मित्रों, तो सबसे पहले मैंने कल ही आपसे बोला था कि A to Z तक जितने भी वर्ड हैं वर्डमाला में, अल्फ़ाबेट में, उन सभी के नंबर्स हमको याद करना है। जैसे A1 पर आ रहा है, B2 पर आ रहा है, Z26 पे आ रहा है, Y25 पे आ रहा है, ये सब हमें याद होना चाहिए। तो इसी में हम लोग देखते हैं, जैसे बॉम्बे लिखा है BOMBAY, ठीक है। अब बी की जगह क्या आया है? बाई। ओ की जगह क्या आया है? एन। एम की जगह क्या आया है? फिर एन। बी की जगह क्या आया है? जेड, वो बाई। ए की जगह जेड और बी की जगह बी। समझे? यानी यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अल्फ़ाबेट है उसका जो फर्स्ट यानी ए से या स्टार्ट किया इधर से और उसका जेड से स्टार्ट किया इधर से, जैसे ए के लास्ट में जेड आ रहा है ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे ही हमें देखना है कि हॉकी का कूट क्या बनना है? HOCKEY। इसमें आप देखो तो H की जगह S, O की जगह N, C की जगह X, K की जगह P, E की जगह D और बाई की जगह B। अब ऐसे ही साइंस आया, जैसे तो साइंस आया है तो आपको समझना है साइंस में S यानी S की जगह क्या आएगा? S की जगह मित्रों आएगा H, ठीक है। अब आया है आपका SC, तो C की जगह क्या आ रहा है? आप ध्यान से देखिए तो C की जगह X आ रहा है यानी X, ठीक है। फिर आया आपका I की जगह आपको देखना है क्या आएगा मित्रों? तो I की जगह जब हम देखेंगे तो यहाँ पे I की जगह जो आएगा वो वर्ड होगा हमारा H। क्या होगा? H। तो HXH यानी किस ऑप्शन में है ये? तो ज़्यादा ध्यान टाइम नहीं बर्बाद करते हुए ये हमारा बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहे हैं? किसी परिवार में केवल 4 सदस्य ABCD एवं D हैं तथा उनमें केवल एक जोड़ा है। जब उनसे उनके संबंध के बारे में पूछा गया तो उनके उत्तर क्या थे? देखिए जरा, ABCD हैं पूछा गया तो A क्या कहता है? A कहता है कि B मेरी पुत्री है, यानी आप इसे सीधा रिलेशन बनाइए। B क्या है? डॉटर है किसकी? A की। A की डॉटर कौन है? B है, ठीक है। B कहता है C मेरे पिता हैं, यानी जो C हैं ऐसा एरो बनाइए, फादर हैं किसके? B के। यानी अगर हम यहीं पे संबंध देख लें तो ये हस्बैंड और वाइफ होंगे, यानी ये माँ होगी और C पिता होगा। C कहता है D मेरी माँ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम D ले लें तो D क्या है? C की माँ है, ठीक है, मदर है, यानी इसकी क्या हो गई? ये दादी हो गई। ओके। B और D किस प्रकार संबंधित हैं?
तो बी डी से, तो डी बी की क्या होगी, डी बी की क्या है, सीधी सीधी आप निकाल के चले आए हैं। ऑप्शन डी ए दादी हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है, दादी हो गई है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, उसे समझते हैं। 5 संख्याएं 10, 7, 5, 4 तथा 2 को नीचे दिए गए निर्देशानुसार बाएं से दाएं क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। 5 संख्या 10, 7, 5, 4, 2 को नीचे दिए गए निर्देशानुसार बाएं से दाएं एक क्रम में व्यवस्थित किया जाना है। ठीक है, एक क्रम में व्यवस्थित कर दें। ठीक है, कर दें एक क्रम में व्यवस्थित, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम लोगों को व्यवस्थित करने में। ठीक है, एक क्रम में करना है हमें, बाएं से दाएं, यानी 10। ओके, क्या कह रहा है, कोई भी दो सम या विषम संख्याएं एक दूसरे के अगल बगल में नहीं हों, कोई भी, यानी सम संख्या देखो ये है और ये है, कोई भी सम संख्या अगल बगल में ना हो। तो 10 हो गया, तो 10 के बगल में कि तो 7 आएगा या 5 आएगा, इधर 4 कर दो, इधर 5 कर दो, इधर 2 कर दो। एक ये मोटा मोटा मैंने बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। बाईं से दूसरी संख्या सबसे बाईं की ओर की संख्या से आधी है। बाईं से दूसरी संख्या यानी ये जो संख्या है वो सबसे बाईं की संख्या से आधी है, यानी 10 के बाद 5 आएगा। बिल्कुल 10 के बाद क्या आएगा मित्रों, 5 आएगा इस निर्देश के अनुसार। ठीक है, तो ये दोनों के नंबर बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, बीच वाली संख्या सबसे दाईं ओर की संख्या की 2 गुनी है। बीच वाली संख्या यानी सीधी बात यहां 4 आ जाएगा, जो इसका स्टेटमेंट है, और सबसे दाईं यानी 2 या 7। ये क्रम हुआ बिल्कुल हमारा, ये हमारा एजम्पशन था, इसे काट दें, इसे रखें इस स्टेटमेंट के अनुसार। तो दाईं ओर से दूसरी संख्या, दाईं ओर से दूसरी संख्या क्या हो गई, 7 हो गई। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा, ये आपका लेफ्ट होता है और ये आपका राइट होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, देखते हैं 4 क्या कह रहा है। ओहो, 4 आ गया आपका एक पैरे को ध्यान से पढ़िए। पालघाट दर्रा भारत के पश्चिम घाटों के दक्षिणी भाग में लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा एक क्षेत्र है, जो अपनी उत्तर और दक्षिणी पहाड़ी इलाकों की तुलना में नीचे है। इस दर्रे के निर्माण का स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। इसके फलस्वरूप तमिलनाडु, कल बच्चों की कंप्लेन आई थी कि सर पढ़ने में असुविधा हो रही है, इसलिए इस तरह का बनाया गया है आज, कि पूरा एक साथ क्वेश्चन के साथ नहीं दिखेगा। तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण अधिक वर्षा होती है एवं केरल के पड़ोसी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान होता है। अब इसके क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, इस परिच्छेद से क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तमिलनाडु एवं केरल के दक्षिण भागों में अधिक वर्षा एवं अधिक तापमान के कारण पालघाट दर्रे का निर्माण होता है। ऐसा कोई यहाँ पर विवेचना नहीं की गई है। पालघाट दर्रे के समीप तमिलनाडु और केरल के निचले इलाके में आते हैं, इसकी भी चर्चा नहीं है। पालघाट दर्रे के निचले इलाके तमिलनाडु और केरल के आसपास के क्षेत्रों के मौसम प्रतिमानों पर उल्लेखनीय प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर जरा देखिए जरा यहाँ पर परिच्छेद में, पालघाट का दर्रा भारत के पश्चिमी घाटों के दक्षिणी भाग में लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा, जो अपने उत्तरी और दक्षिणी इलाकों की तुलना में नीचे है। इस दर्रे से स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। इसके फलस्वरूप देखिए परिणाम, फलस्वरूप तमिलनाडु के आसपास दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, तो यही बात बिल्कुल सही हो रही है। इलाके में तमिलनाडु और केरल के आसपास के क्षेत्रों में मौसम प्रतिमानों उल्लेखनीय प्रभाव, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी सी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैरा पर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में 125 आधार अंकों
की कमी के बाद पिछले 1 वर्ष में बैंकिंग संस्थान छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को कम करने की मांग कर रहे हैं। अंततः कल सरकार ने सावधि जमा ब्याज दरों की सममूल्य लाने के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सही बैठेगा, जरा देखें ध्यान से। भारतीय रिजर्व बैंक निष्कर्ष, रिजर्व बैंक की जब रेपो रेट में दर थी तो छोटी बचत योजना ब्याज दरों में भी कमी की जाती है। अच्छा, ये तो मांग की जा रही है ना, ये स्टेटमेंट तो नहीं है, ये मांग की जा रही है। छोटी बचत योजनाओं की दरों में हमेशा सावधि जमा योजना की ब्याज दरों के सममूल्य निर्धारित किया जाता है। ये भी मैंडेटरी बात यहाँ पर नहीं की गई है। अगला क्या है, अगला कह रहा है कि सरकार कभी कभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कमी करने से पहले बैंकिंग संस्थानों की मांगों पर विचार करती है। यही बात यहाँ पर की जा रही है कि जब ये आधार कम किया, योजनाओं की ब्याज दर में कम करने की मांग कर रहे हैं और सरकार ने ये कदम उठाया, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6? देखो, हाल ही में हाईकोर्ट के एक फैसले ने भीख मांगने की को एक बीमारी तथा इसकी ब्रांडिंग एवं अपराधीकरण को इसके लक्षण के रूप में मानने वाले विचार को खारिज किया है। यह बीमारी सामाजिक सुरक्षा दायरे से बाहर आने वाले नागरिकों की रक्षा कर पाने में राज्य की विफलता का परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए परिच्छेद के निष्कर्ष के रूप में लिया जा सकता है? ए, भीख मांगने वाले आलसी लोग होते हैं क्योंकि वे काम नहीं करना चाहते, बिल्कुल गलत। भिखारी सामाजिक जन कल्याण योजनाओं की कमी के कारण बनते हैं, इसको कुछ हद तक माना जा सकता है। भीख मांगना एक अपराध है जिसे सख्तीपूर्वक निपटाया जाना चाहिए, इसकी कोई चर्चा नहीं है। भीख मांगना बंद किया जाना चाहिए क्योंकि यह समाज की खुशहाली के प्रतिकूल प्रभावित करता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक सीधी बात आ रही है और ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पढ़िए। क्या है, देखें ध्यान से। भारत में रचनात्मक लेखन की एक कक्षा को पढ़ाने के दौरान, ठीक है, पढ़ाने के दौरान क्या है, छात्रों द्वारा मुझसे दूर दराज के क्षेत्रों के बारे में कहानियां भेजने पर आश्चर्य हुआ जो कि पश्चिमी अमेरिकी में के काउबॉयज एवं मैनहट्टन के किसी पेंट हाउस के रियासती जीवन पर आधारित थी। यह तभी था जब एक प्रसिद्ध कैरेबियन लेखक ने उन देशों के लेखकों जो कभी उपनिवेश थे तथा उनके आसपास के दरिद्र जीवन को बताए जाने योग्य कहानियां के रूप में देखने में आत्मविश्वास नहीं दिया। तो अब इसमें हमें क्वेश्चन देखना है। इस परिच्छेद में लेखक अपने छात्रों के रचनात्मक लेखन के कार्य में आश्चर्यचकित है क्योंकि पहला, कुछ छात्रों ने विदेशी स्थानों के बारे में कहानियां लिखी थी। ओके। किसी भी विद्यार्थी ने भारत के बारे में कहानियां नहीं लिखी हैं। ओके। किसी भी परीक्षार्थी की आईएस क्यूब्स एवं काउबॉयज के बारे में कहानियां नहीं लिखी थी। ये क्या बोला है, पश्चिमी अमेरिका में काउबॉयज एवं मैनहट्टन, यहाँ पे आइस क्यूब के बारे में कोई बात आई है? नहीं आई है। ठीक है, कुछ छात्रों ने आइस क्यूब्स और काउबॉयज के बारे में कहानियां लिखी थी। तो मैनहट्टन यहाँ पे यदि हम बात करें कि यहाँ पर उपनिवेश के थे जो दरिद्र जीवन बताए जाने योग्य कहानियों के रूप में देखने में आत्मविश्वास नहीं दिया। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यही है बिल्कुल सही, बाकी कोई कहानी यहाँ पर नहीं बन रही है। ऑप्शन, किसी भी विद्यार्थी ने भारत के बारे में कहानियाँ नहीं लिखी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, भारत में रचनात्मक लेखन की एक कक्षा पढ़ाने के दौरान मुझे ज्ञात हुआ, तो यहाँ पर भारत में केवल ज्ञात किया जा रहा है, उपनिवेशों के बारे में कहानी कही जा रही है, भारत के बारे में कोई कहानी नहीं है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और 8 को समझते हैं क्या कह रहा है 8, इसे देखते हैं। क्या है, आप क्या कहेंगे यदि मैं आपको यह बताऊं कि चंद्रमा कभी पृथ्वी की सतह पर मौजूद था, हालांकि उस रूप में नहीं जैसा आप अभी देखते हैं। ठीक है, हालांकि उस रूप में नहीं जैसा आप कभी देखते हैं। ठीक है, और क्या हुआ,
किंतु कई वर्षों तक यह धारणा थी कि एक विनाशकारी विघटन, ऐसे देखें बड़ा थोड़ा करके देखें फिर कंप्लेन आएगी, इसे पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, चंद्रमा का हिस्सा था, इससे अलग हो गया। संभव है कि किसी अन्य प्राचीन ग्रह से टकराया हो जो अब मौजूद नहीं है, अथवा किसी उल्का पिंड धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने के बाद इसका एक हिस्सा इससे अलग हो गया हो। यह संभव है, किंतु क्या वाकई ऐसा हुआ है? कई वैज्ञानिक इससे अलग तर्क देते हैं एवं वे यह धारणा रखते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के बाद बचे मलबे से चंद्रमा को बनाया गया था। तो यहाँ पर परिच्छेद में क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझिए क्वेश्चन। दिए गए परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक तर्कसंगत और महत्वपूर्ण सूचना देता है? चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से हुआ है ऐसा कहा गया है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना सबसे अधिक, ठीक है। चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी में एक प्राचीन एवं बड़ी आकाशीय पिंड के टकराने के फलस्वरूप बने मलबे से हुआ था, इसके बारे में भी है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन सबसे सटीक बात आकाशीय पिंड की भी चर्चा है और टकराने की भी चर्चा है और प्राचीन बात की भी चर्चा है। यानी यहां पर हमें तीन बातें पता चल रही हैं, समझ रहे। नेक्स्ट, चंद्रमा भगवान द्वारा कोई बात नहीं, चंद्रमा हमेशा अस्तित्व में था, ये भी बात नहीं, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्या है इसे समझिए। एक स्मार्ट शहर परिवहन के सभी साधनों को एकीकृत करता है, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करता है एवं संसाधनों के संभावनीय उपयोग को बढ़ावा देता है। यह शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, जिसकी कुछ लोग यह आलोचना करते हैं कि यह सर्विलांस स्टेट को बढ़ावा देगा। तो जरा देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है। ऊपर दिए गए परिच्छेद में निम्न में कौन सा कथन तर्कसंगत है? सभी स्मार्ट सिटी ऐसे राज्यों का निर्माण को बढ़ावा देते हैं। निगरानी स्मार्ट सिटी का अभिन्न अंग है। एक स्मार्ट सिटी में संभावनीय एवं निगरानी के साथ की जाती है। यह एक धारणा स्मार्ट सिटी की निगरानी को बढ़ावा देगी। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखें, स्मार्ट सिटी परिवहन सभी साधनों को एकीकृत करता है, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग की बात है, संसाधनों में संभावनीय उपयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देता है, बिल्कुल, जिससे कुछ लोग आलोचना करते हैं। तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकाल, सभी स्मार्ट सिटी ऐसे राज्यों का निर्माण को बढ़ावा देती हैं, ऐसे राज्यों के निर्माण को बढ़ावा देते हैं। स्मार्ट सिटी ऐसे राज्यों, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। निगरानी स्मार्ट सिटी का अभिन्न अंग है, इसके बारे में चर्चा है, ठीक है। एक स्मार्ट सिटी, यह धारणा स्मार्ट सिटी की निगरानी को बढ़ावा देती है। इससे केवल ये निष्कर्ष तो निकाला जा रहा है। जरा ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास, उसके बाद बात करते हैं। ऑप्शन देखें तो केवल 1 और 4, 2 और 3 और 1। तो यहां पर निगरानी में स्मार्ट सिटी, देखो यहां पर जो ऑप्शन सी इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहां पर केवल निगरानी के बारे में बात की गई है, कोई कैमरा, कोई सर्विलांस के बारे में बात नहीं की गई थी, ठीक है। और राज्यों के स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में कोई इसमें प्रश्न चिन्ह पैरा में नहीं दिया गया था। तो सबसे सटीक आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और उसे पढ़िए। इसमें कोई संदेह नहीं है, हो सकता है कि पहली क्रांति ने देश में एक ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाला था जब आज़ादी के तुरंत बाद सूखा और खाद्य वस्तुओं की कमी भावनाएं काफ़ी बड़ी हो गई थीं, तेजी से फैलती जनसंख्या के मामलों और बेहतर बना सकती थीं। हरित क्रांति ही थी जिसने कृषि आवश्यक उत्पादकता की वृद्धि के साथ साथ खाद्य सुरक्षा से निपटने में मदद की थी। हालांकि हरित क्रांति के कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा, जैसे लंबे समय में छोड़ा जा रहा है। चूंकि मुख्य रूप से चावल और गेहूं जैसे अनाजों पर जोर दिया गया, इसलिए दाल, फल और सब्जियों की उत्पादकता में कमी आई। फलों और सब्जियों की उत्पादकता की वर्तमान दर भविष्य में इनकी मांगों को पूरा कर पाने में असमर्थ होगी, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा साल दर साल एक ही प्रकार के अनाज जैसे चावल और गेहूं के उत्पादन उर्वरता में खत्म कर दिया है, जिससे दाल और सब्जियों को उगाना मुश्किल हुआ है। मोनोकल्चर, लंबे समय तक एक ही किस्म की फसल को उगाना, ने कीटों और रोगों के प्रति भी पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर दिया है, जो पहली हरित क्रांति का प्रिय अपराध है। पहली हरित क्रांति को लेकर एक और आलोचना उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग को लेकर होती है, जो आज देश के कृषि भविष्य के खतरा में साबित हो रही। उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक एवं अनुचित उपयोग के पर्यावरण को व्यापक क्षति पहुंचाई है, जैसे जल मार्गों प्रदूषण, कृषि श्रमिकों पर विष
का प्रयोग एवं लाभकारी कीड़ों को, वन्य जीवों को मारना। तो देखिए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, और बार बार पढ़ना चाहिए, जल्दी पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें आता है 10 नंबर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना हरित क्रांति में बारे में? जल मार्गों का प्रदूषण कोई बात नहीं की गई है, हवा का प्रदूषण कोई बात नहीं की गई है, कृषि श्रमिकों पर विष का प्रयोग कोई बात नहीं की गई है, हमें तो लग नहीं रहा है यहाँ पर कृषि श्रमिकों, लाभकारी कीड़ों और वन्य जीवों को मारना, यहाँ पर आलोचना पहली क्रांति के बारे में की गई है। तो आलोचना के बारे में यदि हम बात करें तो जल मार्गों के प्रदूषण, ये तो बात हो सकती है कुछ हद तक, ठीक है, और हवा के बारे में कोई बात तो यहाँ पे है नहीं, कृषि श्रमिकों और इनके, यानी 1, 3, 4 ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है 11, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रतिकूल प्रभाव साल दर साल एक ही किस्म के लिए मिट्टी की उर्वरता कम हुई? सही है। मिट्टी की उर्वरता कमी ने दालों और सब्जियों का उत्पादन मुश्किल कर दिया, ये भी सही है। मोनोकल्चर से कीड़ों के रोगों की प्रतिरोध क्षमता हो गई है, ये भी सही है, यानी चारों सही है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित प्रचार की, चावल और गेहूं अनाज पर ही मुख्य रूप से जोर दिया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। दालों फलों सब्जियों के उत्पादन में कमी थी, ये भी बात सही है। मिट्टी की उर्वरता बर दर बर कम हुई, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी यहाँ भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है इसे समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र की चौथी विश्व महिला सम्मेलन में 4 सितंबर को बीजिंग में रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। यह सदी का सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था जिसका उद्देश्य महिलाओं के जीवन में यथास्थिति, जिसमें असमानता भी शामिल है, को बदलना है। एक प्रारंभिक सत्र में सुश्री आंग सान सू की, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, ने कहा कि महिलाओं को सशक्तिकरण की दुनिया में अधिक शांति और सहिष्णुता आएगी। सुश्री सू की ने कहा, इस दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाना के लिए पुरुषों के विशेषाधिकार नहीं हैं। महिलाओं ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ असहिष्णु और घृणा के अंधेरे को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया है। दोपहर के सत्र में सुश्री आयकू यामगुची, एक जापानी प्रतिनिधि में ब्यूटी पेजेंट के खिलाफ एक याचिका पेश की। आनाकू यामगुची ने कहा, पुरुषों को महिलाओं के कुछ ही मिनटों में मूल्यांकन का अधिकार, और सभी महिलाएं खूबसूरत हैं, सुंदरता हर किसी के लिए कुछ अलग है। सुश्री रंजना भार्गव ने कहा कि सौंदर्य प्रतियोगिताओं का उपयोग व्यापार और शोषण के रूप में किया जाता है। प्रशिक्षण बहुत कठिन होता है, लेकिन आयोजन का पूरा लाभ उसके आयोजकों को मिलता है, न कि महिलाओं को। प्रतियोगिता के बाद महिलाएं फंस जाती हैं, वह शोषण और अन्य बुरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। महिलाएं दागी हो तो कोई और उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। तो क्वेश्चन जरा देखते हैं, सांग सू की निम्नलिखित तर्कों में कौन सा सही है। महिलाएं भी दुनिया की व्यापक शांति ला सकती हैं। पुरुष का यह दावा नहीं कर सकते कि शांति के लिए सबसे बड़ा है। पुरुषों की अज्ञानता को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। महिलाओं में करुणा और त्याग की क्षमता है। तो आंग सू की बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये कहा है, पुरुषों की अज्ञानता को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, यानी ऑप्शन सी हमारा ये नहीं कहा, बाकी ये सारी बातें उन्होंने कही थी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सुश्री यामगुची ने जिस बात पर बल दिया वह है, पुरुषों को महिलाओं के मूल्यांकन करने का कोई हक नहीं। बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं कहा। पुरुषों को महिलाओं और मूल्यांकन करने के लिए थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। सभी महिलाएं पुरुषों एक प्रकार से खूबसूरत हैं, ये बात ही उन्होंने कही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, इसे देखते हैं। एक आदमी किसी महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसके बेटे का एकमात्र भाई, यानी ये कोई महिला है, डब्लू, ठीक है, वुमेन मानी मैंने, उसके बेटे का एकमात्र भाई, इसका एक पुत्र है, ठीक है, उसके बेटे का एकमात्र भाई, इसका कोई ब्रदर होगा, ठीक है, भाई मेरी पत्नी का भाई है, उसके बेटे का एकमात्र भाई मेरी पत्नी का भाई है, उसके बेटे का, इशारा करते हुए कहता है कि उसके बेटे का एकमात्र भाई, यानी उसका पुत्र, एकमात्र भाई उसका भाई, मेरी पत्नी का, यानी वाइफ
का भाई है, यानी ये भाई है, भाई 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 भाई, तो उस महिला का आदमी से क्या संबंध होगा? उसके बेटे का एकमात्र भाई, मेरी पत्नी का भाई है। तो यहां पर यदि हम देखें तो महिला जो होगी उस व्यक्ति की, जहां तक मुझे लगता है ये सास होगी। क्या होगी? सास, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, यूनेस्को 1959 में यूनेस्को की मदद से संस्कृति और संरक्षण पुनरुत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के बाद विश्व भर में विरासत संरक्षण कार्यक्रमों में व्यापक सुधार हुआ। 126 सदस्यों वाले ने 4000 से अधिक कर्मचारियों को स्थापित मानकों की जानकारी एवं तकनीकी विशेषज्ञता को साझा करते हुए उन्हें प्रशिक्षित करके सराहनीय काम किया। इस स्वर्ण जयंती वर्ष चूंकि हम वैश्विक संरक्षण के संबंध में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का आकलन भारतीय संरक्षण अभियान के लिए सार्थक होगा। सतत निवेश, सुदृढ़ एकाग्रता एवं समर्पित अनुसंधान एवं प्रसार जैसे कुछ सकारात्मक उदाहरण आत्मसात करने योग्य हैं। इटली जैसे कुछ देशों ने यह साबित किया है कि विरासतों के लिए बजट प्रावधानों को प्राथमिकता बनाना फलदायक होता है। वहीं दूसरी ओर भारत, जो उसकी सांस्कृतिक धरोहर के मामले में संपन्न है, उसे अभी लंबा सफ़र तय करना है। सर्वेक्षण बताते हैं कि 6600 संरक्षित इमारतों के अलावा 60,000 से अधिक समान रूप से मूल्यवान संरचनाएं हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सेवा में कुछ छोटे समूहों के अलावा संरक्षण से संबंधित केवल 150 कर्मचारी हैं। इस बड़ी कमी को दूर करने के लिए खास प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर जोर दिया गया है। इससे संरक्षण को अनुसंधान एवं इंजीनियरिंग संस्थानों को हिस्सा बनने पर बल मिलेगा, जैसा कि यूरोप में किया गया। अब इसके क्वेश्चनों के बारे में हमें देखना है और उसके आंसर देने हैं। जरा देखें क्वेश्चन। भारत को हमारे सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के संबंध में यूरोप से क्या सीखना चाहिए? हमारे सांस्कृतिक संरक्षण के धरोहरों को संरक्षित करने के पर्याप्त बजटीय प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, खास प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षण संस्थानों को करना चाहिए, ये भी सही है। सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करना, ये बात बिल्कुल गलत है, इसकी कोई चर्चा नहीं। संरक्षण को मुख्य धारा के अनुसंधान इंजीनियरिंग संस्थानों को हिस्सा बनाना चाहिए, ये बात तीनों कही गई हैं। 1, 2, 4, यानी कौन सा सही उत्तर होगा? 1, 2, 4 ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है 17? क्या है? यदि आप भारत के इतिहास या ब्रिटिश राज के उत्थान और पतन के कारण उपमहाद्वीप को 2 परस्पर विरोधी भागों में छोड़ने के कारण और दूसरे परिवर्तन से संबंधित प्रतिक्रियाओं को एशिया पर अंतरिम प्रभाव देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे इन प्रश्नों में नहीं पाएंगे। हालांकि मैंने इस देश में अपना जीवन बिताया है, मैं घटनाओं के बहुत करीब रहा हूं और इन मामलों में निष्पक्ष लेखबद्ध करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण जानने के लिए इनके किरदारों को बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ हूं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेखक के विचारों को सबसे अच्छा प्रदर्शन है? एक घनिष्ठ संबंध आवश्यक दृष्टिकोण को रोकता है, मामले को निष्पक्ष दृष्टिकोण से लेखबद्ध किया जाता है, एक घनिष्ठ संबंध का निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है, किरदार हम आमतौर पर मामलों का निष्पक्ष रिकॉर्डिंग से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, घनिष्ठ संबंध आवश्यक दृष्टिकोण के लिए बाधा है जो लेखक की राय में सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। हमें जीवन और सुंदरता को बनाए रखने के लिए प्रकृति के संरक्षण करना चाहिए। हरी वनस्पतियों से भरा एक सुंदर परिदृश्य न केवल ध्यान आकर्षित करेगा बल्कि हमें असीम संतुष्टि से भी भर देगा। दुर्भाग्यवश आधुनिकीकरण के कारण प्रकृति का अधिकांश भाग जो कस्बों, सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों में बदल रहा है, कुछ संस्थानों पर प्रकृति को पूरी तरह से नष्ट होने के खतरे
के बचाने के लिए कुछ संस्थानों पर प्राकृतिक उद्यानों में कुछ संरक्षित किया जा रहा है। मनुष्य प्रकृति के बिना खत्म हो जाएगा, इसलिए आधुनिक मानव को पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं को विलुप्त होने से बचाने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। इसके अलावा प्रकृति मनुष्य के स्वास्थ्य को के लिए भी आवश्यक है। तो इस परिच्छेद में कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। प्रकृति में सुंदरता, सभी वस्तु अपनी प्राकृतिक अवस्था में सुंदर होते हैं। प्रकृति एक नैतिक शिक्षक है, सुंदरता केवल ऊपरी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, प्रकृति में सुंदरता है, ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है 19? गांधी महान पैदा नहीं हुए थे। जब तक उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया तब तक वह एक नासमझ बालक, औरत और एक ऐसो दर्जे के छात्र, एक निर्धन वकील और एक साधारण व्यक्ति थे। वह स्वनिर्मित व्यक्ति थे, उन्हें खुद पर भरोसा था, लेकिन इन सब से ऊपर उनके पास किसानों, खनकों, मजदूरों, युवा, अविकसित युवा, पुरुषों, महिलाओं के प्रति एक गहरी मार्मिक श्रद्धा थी, जिन्हें उन्होंने अपने कार्य में शामिल किया। उन्होंने उन सभी को विकास की ओर एक ऐसी खुराक दी जिसे ने अक्सर नामहीन अशिक्षित लोगों को निर्भीक नायकों में बदल दिया। यह खुराक थी निडरता की। तो निम्नलिखित पूर्व धारणा बताइए। पूर्व धारणा बताना है इस लेख से। गांधी जीवन पर्यंत एक महान व्यक्ति थे। 2, पुरुष महान पैदा नहीं होते परंतु स्वयं के प्रयास से महान बनते हैं। पूर्व धारणा बतानी है, ये ध्यान रखना। गांधी असाधारण व्यक्ति पसंद करते थे और अमीरों को उपेक्षा करते थे, इसकी कोई चर्चा नहीं। गांधी ने साधारण जनता को नायकों में बदल दिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल मिलते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नशीली दवाओं की लत पर उन लोगों के साथ भी चर्चा की जानी चाहिए जो नशा नहीं करते। उनके घरों और जीवन असुरक्षित हैं क्योंकि हमारे नशीले पदार्थों के कानून ऐसे लोगों को अपराध के लिए प्रेरित करते हैं। ड्रग आदि लोग अक्सर तब तक खतरनाक नहीं होते जब तक कि वे ड्रग्स के प्रभाव में होते हैं। वह खतरा तब बनता है जब अगली खुराक खरीदने के लिए उसे पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। ड्रग्स केवल अवैध ब्लैक मार्केट में उपलब्ध है, इनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। यही नशेड़ी को चोरी, लूट और यहाँ तक कि लोगों की हत्या करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो इसका ही क्वेश्चन देखने हैं हमें, क्या क्वेश्चन मिलेगा देखते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्रग्स एक आपराधिक अपराध है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ड्रग्स की लत समाप्त नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है। यानी कौन सा कथन सही है, ये ऑप्शन सी हमारा सही, रुकना, ऑप्शन डी, सॉरी, यहाँ पर ये दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। लेखक नशीले पदार्थों के कानून की आलोचना करता है क्योंकि उसे लगता है वह जटिल हैं, निष्प्रभावी हैं, यह नशे के आदि के लोगों को आपराधिक कृत्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है 22, उसे समझते हैं। 51, 1, 2, 3, ठीक है, 171, 291, 363, 531। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसी का स्क्वायर के समीप है, यानी 49 का स्क्वायर, 121 का स्क्वायर, ठीक है। 171 के बारे में बात करें तो 169 का स्क्वायर, 291 के बारे में बात करें तो ये 289 का स्क्वायर, 363 के बारे में बात करें तो ये 19 का स्क्वायर, यानी ये है आपका 361 का, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है आपका 529 के करीब, यानी सब के सब स्क्वायर के करीब हैं। यानी कितना, 7 का स्क्वायर प्लस कितना कर दें, 7 यानी 49, 2, 11 का स्क्वायर प्लस 2, 13 का स्क्वायर प्लस 2, 17 का स्क्वायर प्लस 2, आगे क्या है, 19 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और 23 का स्क्वायर प्लस 2। ये आप देख रहे हैं, ये सबके सब प्राइम नंबर्स हैं। अब 24 के बाद ऐसा कौन सा प्राइम नंबर आएगा, तो मेरी समझ से 24 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो 29 आएगा, क्योंकि 24, 25, 26, 27, 28 सब कटते हैं,
केवल कौन सा नहीं कटेगा, 29 नहीं कटेगा। तो 29 का वर्ग करेंगे और प्लस 2 करेंगे तो 2841 प्लस 2 843, तो 843 यानी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, किसी विन्यास का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए। ये जो क्वेश्चन होता है मित्रों, इसको हमें एज इट रखना पड़ता है। जैसे अगर हम इसका क्रम बनाएं तो जरा देखें, सी सी बी ए बी, पहला बी, सी ए, फिर ए, बी सी सी, सी बी ए और फिर बी। कोई क्रम बना, डबल सी ए बी, कोई क्रम नहीं है इसमें। देखें जरा, हम इसको रखें बी 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 ए, डबल सी, बी के बाद ए और फिर डबल बी, फिर सी, फिर डबल ए, फिर डबल बी, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, फिर ट्रिपल सी और हो गया है। यानी पहले डबल सी, फिर डबल ए, फिर ट्रिपल सी, फिर ट्रिपल ए आएगा। इसे देखें जरा ध्यान से, इस वाले में रखें, इस वाले में रखें, सबसे रिपीट सही जो बनेगा, सी सी बी ए बी, फिर बी, सी ए फिर ए, फिर बी सी सी सी, फिर ए फिर बी, ये बना। सबसे सटीक देखें, डबल सी, ये डबल बी हो गया, डबल ए हो गया और फिर ए बी, डबल नहीं, तो ये बिल्कुल सही बनना है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कह रहा है 24, इसे समझते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी रेखा में खड़े हैं, डी जी के दाईं ओर खड़ा है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी रेखा में खड़े हैं, डी जी के दाईं ओर, जो डी है मान लो ये रहा डी, जी के दाईं ओर यानी जी कहीं किस तरफ होगा, जी इस तरफ होगा, तभी ये उसके दाईं होगा, यानी डी कहीं यहां पे होगा। ए तथा बी के बीच सी खड़ा है, ए तथा बी, एफ डी और ई के बीच खड़ा है, जी तथा बी के बीच 3 व्यक्ति खड़े हैं, डी, ठीक है, 3 व्यक्ति खड़े हैं, यानी ये हो गया, यानी एक तो व्यक्ति है ही, एफ डी और ई के बीच खड़ा है। अगर हम यहाँ पे F बना दें तो E यहाँ बना देंगे तो फिर 3 व्यक्ति हो जाएंगे। फिर ये क्या कह रहा है, A तथा B के बीच C खड़ा है, A तथा B के बीच, तो यहाँ मान लो E बना दो, हटाओ कैच नहीं, ठीक है। यहाँ हमने कर दिया C और यहाँ कर दिया A, एक, अब कौन सा बचा, A B सी डी ई एफ हो गए ना, और जी हो गया, ठीक। एक पंक्ति के दाईं छोर पर खड़ा है, बिल्कुल दाईं छोर खड़ा कर दिया हमने। जी तथा एफ के बीच बी खड़ा है, जी और एफ के बीच, ये बात गलत है, नहीं लग रहा मुझे, जी तथा एफ के बीच बी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा बी, ठीक है। डी जी की दाईं ओर खड़ा, ए तथा बी, एफ और डी के बीच, अरे ये थोड़ा गलत हो गया, ई यहाँ है, एफ यहाँ है, जी तथा एफ के बीच बी, ये तो नहीं हो रहा, ये हो गया कंप्लीट। जी पंक्ति में बाईं छोर पर खड़ा है, ये खड़ा है, तो 1 और 3 सही निकल रहे हैं, 1 और 3 है कहीं, ए ऑप्शन में है, ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूखा मूल रूप से बारिश की कमी से उत्पन्न संकट की स्थिति है। यह कमी अपर्याप्त बारिश होने या 2 से अधिक वर्षा की अवधि के बीच के समय को बढ़ने के कारण हो सकती है। सूखा 3 प्रकार का होता है। मौसम संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति है जब वर्षा एक बड़े क्षेत्र पर जलवायु की अपेक्षित वर्षा से काफ़ी कम होती है। यहाँ बारिश असमय एवं अपर्याप्त होती है। इस तरह का सूखा मुख्य रूप से देश या शुष्क पर अर्ध शुष्क क्षेत्रों के बीच केंद्रित होता है एवं वर्षा के उच्च विषमता
के लिए जाना जाता है। जल संबंधी सूखा जमीन की पानी को सूखने जैसे नदी, नाले, झील, जलाशय, भूजल स्तर की गिरावट में से जुड़ा होता है। इस तरह का सूखा वनों की कटाई, खनन, सड़क निर्माण, अतिवृष्टि, अत्यधिक भूजल निकासी से बढ़ता है। ये सभी जल संबंधी अस्थिरता के कारक होते हैं जो सूखे की स्थिति को और बढ़ाते हैं। कृषि संबंधी सूखा और मृदा संबंधी सूखा तब होता है जब मृदा अपनी नमी के संरक्षण की प्रभावी क्षमता खो देता है। यह फसल के स्वस्थ संबंधी विकास को रोकता है। इस तरह का सूखा तब भी हो सकता है जब मौसम संबंधी सूखा नहीं होता, और यह विलोमता तभी सत्य है। इस तरह सूखे की चरम स्थिति में पौधे जिंदा नहीं रह पाते। ऐसी स्थिति को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। यद्यपि सूखे के ये तीनों रूप एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मौसम संबंधी सूखे की घटना जल संबंधी सूखे के मूल कारण होता है। लंबे समय तक मौसम संबंधी सूखे के फलस्वरूप जल हो सकता है। यह संक्रमण बहुत धीमा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित दो कथनों बताइए। शुष्क क्षेत्रों में उच्च या निम्न वर्षा प्राप्त करने की संभावना अधिक नहीं होती, बिल्कुल सही है। जल संबंधी सूखे केवल पेड़ों की अवैध कटाई के अतिचारण रूप में हो सकते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या कह रहा है 26, उसे समझते हैं। मौसम संबंधी सूखा हर सूखे के कारण होता है। जल संबंधी सूखा हमेशा मानवीय कारकों का परिणाम है। ये भी गलत है, ये अला सही होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ। जीवन में महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आप क्या हैं, बल्कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या बनने वाले हैं। मेरी उम्र में जब मैं चीज़ों को दूसरों से अधिक स्पष्ट देख सकता हूँ, तब मैं एकांत में बैठकर ज़िंदगी के बदलते उतार चढ़ाव को याद कर सकता हूँ और यह देख सकता हूँ कि इसने मुझे क्या सिखाया। जब मैं अतीत में झांक कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मेरे जीवन के महान और गौरवशाली क्षण वे थे जब मैंने बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद की, तब नहीं जब मैंने संघर्ष किया और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहा। मैं अपने में अच्छी तरह से कल्पना कर सकता हूँ एवं समझ सकता हूँ कि इस दुनिया में वे अकेले होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। मुझे अतीत के लिए कोई पछतावा नहीं है। जिंदगी मुझ पर मेहरबान रही है। मेरा एकमात्र दुख यह है कि मैंने जितना दिया उससे कहीं अधिक मुझे जीवन में मिला। लेखक के अनुसार उसके जीवन का सबसे संतोषप्रद क्षण कब थे? जब वह अपने जीवन में शांति प्राप्त की, जब वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल रहा, जब वह जीवन के उतार चढ़ाव संघर्ष की ओर सफल रहा, जब उसने बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा डी, क्योंकि यही बात उसने स्पष्ट रूप से कही है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी स्वयंसेवी सशस्त्र बलों के परिवर्तन अंततः सशस्त्र बलों में महिलाओं के अनुपात में और महिलाओं के कार्यभार में विविधता में एक क्रमिक वृद्धि करेगा, लेकिन शायद महिलाओं के लिए ठोस लाभ नहीं होगा, जैसा कि उम्मीद की गई थी। यह तक भी है जब सशस्त्र बलों के संस्थागत परिवर्तन में प्रवृत्ति से पैसे में समानता की ओर उन्मुख और समान काम के लिए समान वेतन में संघीय मंजूरी के तहत काम किया है। कठिनाई यह है कि महिलाओं को किसी भी प्रत्यक्ष संचालन के लिए प्रशिक्षित किए जाने की संभावना कम है। इस दशा में समानता लाने के कारण बड़े समाज को एक महत्वपूर्ण हिस्सा असहज बना हुआ है, इसलिए सेना में महिलाएं नहीं हैं। समानता की खोज अभी भी कार्य संबंधी असमानता में आधारित होगी, न कि किसी कार्य की प्रकृति या समरूपता पर। अवसरों के पैदा होने की संभावना निश्चित है। अवरोधों को लगातार महत्व में देना महिलाओं के लिए एक प्रकार के गैर लड़ाकू सैन्य कामों में शामिल होने के लिए बढ़ते दायरे की पेश करने के लिए बाध्य करेगा। परिच्छेद में अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज प्रत्यक्ष लड़ाई में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है। ओके। दूसरा, सरकार समान काम के लिए समान वेतन का अनुमोदन करती है। ये बात बिल्कुल सही है, ये पैराग्राफ में कही गई है। नेक्स्ट, उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कठिनाई यह है कि महिलाएं किसी भी प्रत्यक्ष उद्योग अभियान के लिए प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है। अमेरिका में अभी स्वैच्छिक सशस्त्र बलों पर एक हालिया परिवर्तन महिलाओं के अनुपात में क्रमिक वृद्धि करेगा, ये सही है। अवसरों को पैदा होने और संभावना सुनिश्चित है। कठिनाई है कि महिलाओं को किसी भी प्रत्यक्ष युद्ध में अभियान में प्रशिक्षित किए जाने की, ये तीनों बातें जो हैं पैरा में कही गई हैं, जबकि ये नहीं की गई। यही हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर।
इसमें कोई संदेह नहीं कि हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता पैदा की, लेकिन यह अपने साथ खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों की विषाक्तता का विकराल समस्या भी लेकर आया है। यह फसलों पर रसायनों के अत्यधिक प्रयोग कीटनाशक अवशेषों के कारण होता है। इसने उपयोगी परजीवियों और विषाणुओं की प्रजातियों को कीटों को नियंत्रण रखते हैं को नष्ट करके बहुत नुकसान किया है। वैज्ञानिक अब ऐसे दुर्जय कीटों को पुनः बढ़ती विशाल आबादी को लेकर चिंतित हैं जो कृषि में हासिल की उपलब्धियों में कमतर करता दिख रहा है। परिच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही? हरित क्रांति मिश्रित वरदान, बिल्कुल गलत। हरित क्रांति ने कृषि की सभी समस्याओं को हल कर दिया, बिल्कुल गलत। वैज्ञानिक कृषि उत्पादन की उपलब्धियों से संतुष्ट हैं। रासायनिक पदार्थों के उपयोग से अनाज के प्रत्येक दाने को संरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, हरित क्रांति एक मिश्रित वरदान है, यही बात यहाँ पर सही है, बाकी ये सारी बातें गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आगे आने वाले 4 प्रश्नांशों में निम्नलिखित 2 परिच्छेदों को पढ़िए और प्रत्येक परिच्छेद के बाद आने वाले प्रश्न उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों में आपके उत्तर केवल संबंधित परिच्छेद पर आधारित होने चाहिए। लेखक विलियम स्टोन्स और नील होवे अमेरिकी इतिहास की पीढ़ियों को विभिन्न चक्रों के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं और 4 पीढ़ियों के प्रत्येक चक्र के एक समूह के रूप में दर्शाते हैं और वे मानते हैं कि प्रत्येक युग समूह बार बार आने वाली ऐतिहासिक घटनाओं मनोदशाओं से संबंधित है। वे कहते हैं कि 2 लगातार पीढ़ियाँ एक जैसा जीवन यापन नहीं करती और प्रत्येक पीढ़ी एक विलक्षण समूह के रूप में समय चक्र में बुजुर्ग होती है। स्ट्रॉस और होवे के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी वैसे समान पीढ़ी के लोगों से मिलकर बनी है जिसकी आयु, विश्वास और ग्रहित सदस्यता उभयनिष्ठ होती है। एक पीढ़ी लगभग 22 वर्ष की होती है। ठीक है, देखते हैं आगे। चूंकि जीवन काल 80 से 90 वर्ष तक हो सकता है, इसलिए 4 पीढ़ियों के सदस्य एक ही समय अवधि के जीवित होते हैं। स्ट्रॉस द्वारा दर्शाए गए 4 पीढ़ियों के उदाहरण आदर्शवादी, प्रतिक्रियावादी, सिविक और अनुकूलन। आदर्शवादी एक धर्मनिरपेक्ष संकट के बाद उभरता आसक्त युवा वर्ग है जो पूर्णावस्था में व्यवहारिकता के बजाय जीवन सिद्धांत को विकसित करते हैं और दूरदर्शी बुजुर्ग के रूप में उभरते हैं। प्रतिक्रियावादी आध्यात्मिक जागृति के दौरान संरक्षित और निंदित के रूप में बड़े होते हैं, फिर जोखिम उठाने वाले वयस्क बनते हैं एवं धर्मनिरपेक्ष संकट के दौरान व्यवहारिक प्रौढ़ नेता बनते हैं और अंततः एकांतवादी बुजुर्ग बन जाते हैं। सिविक आध्यात्मिक जागृति के बाद बने संरक्षित युवा होते हैं जो एक और प्रतिष्ठित वयस्क बनते हैं। पूर्णावस्था में संस्थाओं का निर्माण करते हैं और अगले आध्यात्मिक जागृति द्वारा व्यस्त प्रौढ़ के रूप में उभरते हैं। अनुकूल धर्मनिरपेक्ष संकट के दौरान अति संरक्षित एवं घुटन में बड़े होते हैं एवं जोखिम से भागने वाले रूढ़िवादी वयस्क बनते हैं एवं अत्यधिक आध्यात्मिक जागृति के दौरान अनिश्चित मध्यस्थ नेताओं में परिपक्व होते हैं और अंततः संवेदनशील बुजुर्ग बन जाते हैं। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन निष्कर्ष के रूप में जाना जाता है? अनुकूलक बुजुर्ग होते हैं जो सिविक प्रौढ़ होते हैं। जब प्रतिक्रियावादी वयस्क होते हैं तब सिविक युवा होते हैं। प्रतिक्रियावादी सिविक एक पीढ़ी से छोटे होते हैं और आदर्शवादी प्रतिक्रियावादी की एक पीढ़ी छोटे होते हैं। तो निष्कर्ष में अगर हम बात करें वयस्क होते हैं तब सिविक युवा होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 32। स्ट्रॉस और होवे द्वारा बनाई गई अवधारणा क्या है? पीढ़ियों के चक्रों के आसपास उभयनिष्ठ गुणन और मनोदशाएं होती हैं। ओके, एकांतरित पीढ़ी एक जैसा जीवन जीती है। प्रत्येक युग समूह बार बार होने वाली ऐतिहासिक घटना संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है 34, उसे समझते हैं। संवैधानिक सरकार शासन का एक प्रकार है जो इस तथ्य को चरितार्थ होता है कि सरकार एक कानूनी और संस्थागत नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करती है और एक ऐसी इसकी शक्ति भी सीमित करता है। इसके साथ ही किसी राज्य व्यवस्था के नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। संवैधानिक सरकार के मूलभूत तत्व कुछ नियमों का समुच्चय है या मूलभूत नियम है जो सरकार के कर्तव्यों और उसकी शक्तियों के क्रियाकलापों को संस्थागत स्वायत्तता को तय करता है और व्यक्ति एवं राज्य के मध्य संबंध व्यक्तिगत स्वायत्तता को परिभाषित करता है। संस्थागत संबंधों में यह जटिल स्वरूप शासन का एक प्रकार है क्योंकि मूलभूत रूप से उन राज्यों से भिन्न है जहां विधि का शासन या तो अनुपस्थित या उदारवाद सिद्धांतों में वचनबद्धता, संबंधों में स्वतंत्रता, दूसरे व्यक्तियों के विश्वासों के प्रति सहिष्णुता एवं अल्पसंख्यकों का सम्मान करने और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को अनुमति को अलग किसी सिद्धांत पर आधारित। अंततः संवैधानिक सरकार प्रमुख एवं जनता के बीच हुए अनुबंध आधारित होती है और इसे सरकार के आधिकारिक दिशा निर्देश के रूप में समझा जा सकता है। संविधानवाद के स्रोत एवं इसके विकास का यूरोप और अमेरिका में 18वीं शताब्दी में हुए जागृति और बुर्जुआ क्रांति के मूल में देखा जा सकता है। यह अवलोकन दर्शाता है कि वर्तमान में संवैधानिक सरकार का अर्थ विधि का शासन विचार में अपने समाहित करता हुआ प्रतीत होता है और इसने राज्य की चुनी हुई संस्थाओं, इसका प्रारूप जैसे गणतंत्र,
गणतंत्रवाद, संघवाद, संसदीय और समाज के मूल्यों, स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य जैसे लोक कल्याण, मानव अधिकार इत्यादि को भी प्रभावित किया है। इस प्रकार देखा जाए तो संवैधानिक सरकार लोगों के जीवन को अनुशासित करने का नियम और साथ ही किसी राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता का मूल्यांकन की रूपरेखा है। इसे न केवल समाज को संगठित करने के रूप में बल्कि राष्ट्रीय सरकार किस तरह और किस हद तक समाज की स्थिति परिस्थितियों के योगदान करती है के रूप में समझा जाना चाहिए। तो इसके जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक सरकार के रूप में संबद्ध है कहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसे संवैधानिक सरकार के रूप में कहा है, ऑप्शन एक स्टेटमेंट वर्तमान प्रकृति मूल जागृति में है, सही है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं जो राज्य में अनुशासित करती हैं इसी से प्रेरित हैं, ये भी सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। संवैधानिक सरकार संस्थाओं व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित करती है, इससे किसी समाज में प्रचलित मूल्यों को बनाए रखा जा सकता है। ओके, इसमें मूलभूत सिद्धांत की तरह कार्य करती है जिसे राज्य के संचालन करता है। इसके बारे में यदि हम बात करें तो तीनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या कह रहा है, यदि सार 5 7 9 3 6 ये है, ठीक है, पुष 6 5 7 है तो रुस क्या होगा। यानी अगर हम देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी एस का मतलब 5, एच का मतलब ए का मतलब 9, आर का मतलब 3 और पी का मतलब ये, ठीक है। पी का मतलब 6 है तो पी का यहाँ भी 6 हो गया। यू का मतलब 4 है तो आर का मतलब अगर हम देखें तो आर का मतलब 3 हो जाएगा, यू का मतलब 4 हो जाएगा, एस का मतलब 5 हो जाएगा और एच का मतलब 7। 3 4 5 7 3 4 5 7 यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 120 छात्र बैठने में 90 इतिहास में पास हुए, ओके, 65 विज्ञान में पास हुए, 75 अर्थशास्त्र में। चलिए एक परीक्षा में 120 छात्र बैठे हैं, क्वेश्चन जरा समझ लीजिए फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही लिख ले रहे हैं 120 हैं, ठीक है। इतिहास यानी नंबर ऑफ हिस्ट्री के स्टूडेंट कितने हैं 90, नंबर ऑफ साइंस के स्टूडेंट कितने पास हुए हैं 65 पास हुए, एवं 75 अर्थशास्त्र में नंबर ऑफ इकोनॉमी के स्टूडेंट कितने हैं 75। 30 विद्यार्थी केवल एक विषय में पास हुए 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हुए हैं केवल एक में वो हैं 30, ठीक है। 55 विद्यार्थी केवल 2 विषयों में पास हुए 55 विद्यार्थी, तो एन एच इंटरसेक्शन ई क्या है आपके 55 विद्यार्थी। 5 विद्यार्थी किसी विषय में पास नहीं हुए, 5 क्या हो गए फेल हो गए, तो कितने विद्यार्थी सभी विषयों में पास हुए हैं। ओके, तो टोटल है हमारे 120। ध्यान से देखना मित्रों ये सवाल, इसमें मैथ की कोई ज़रूरत नहीं है जानने के लिए, आप इतना टेंशन ना लें। और यदि आप ऐसे समझें बेन आरेख द्वारा भी इसको समझाया जा सकता है। क्या बेन आरेख द्वारा, बेन आरेख द्वारा ज़्यादा सही रहेगा, आप लोग समझें। जैसे ये 3 हैं, आपका 3 सब्जेक्ट बताए गए हैं, एक हमने एच बोल दिया, एक हमने इकोनॉमी बोल दिया और एक हमने साइंस बोल दिया, ठीक है। तो एच में कितने हैं 90 स्टूडेंट, साइंस में कितने हैं 65 स्टूडेंट, इकोनॉमी में कितने हैं 90 स्टूडेंट, ठीक है, समझे। और टोटल जो स्टूडेंट हैं हमारे, टोटल स्टूडेंट हैं 90, ठीक है। अब हम देखते हैं जो x मान लिया मैंने यहाँ पे x, ठीक है, x वो स्टूडेंट हैं, यहाँ पे लिख लें वो विद्यार्थी जो एक विषय में पास हैं, किसमें एक विषय में, ठीक है। फिर हमने लिया y वो विद्यार्थी हम ले रहे हैं जो 2 विषयों में पास हैं, कितने में मित्रों 2 विषयों में, ठीक है 2 विषयों में। और फिर ले रहे हैं हम z जो सभी में पास हैं। तो देखो x कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही है। x कहाँ आ जाएगा, x जहाँ हमने बनाया वहीं आएगा, इसका x यहाँ आ जाएगा, इसका x यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब y यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, y यहाँ आ गया, y यहाँ आ गया, और z क्या है जो तीनों में पास होंगे, z यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसे जरा सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व। अब बात यहाँ पे क्या है, 5 ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो पास ही नहीं हुए हैं, कह रहा है ना 55 विद्यार्थी केवल 2 विषयों में। अब अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालें, देखो 30 विद्यार्थी केवल एक विषय में,
यानी x की वैल्यू कितनी आई 30, बिल्कुल सही। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई 55, 55 दो विषय में है। ठीक है, z और फेल हो गए हैं कितने 5, z की वैल्यू नहीं दी गई है, क्या z की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज पता है, टोटल जो विद्यार्थी हैं वो होने कितनी चाहिए 120, तो x यानी 30, y यानी 55 और z हमें निकालना है, यही तो निकालना है कितने अभ्यर्थी सभी विषयों में पास हुए हैं, और टोटल विद्यार्थी हैं 115। ये दोनों हमने जोड़ लिए, जोड़ने के बाद हमारे z की वैल्यू कितनी आएगी 30, तो 30 आंसर बी में है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सभी स्मार्ट श्रमिक हैं, सभी स्मार्ट श्रमिक हैं। ठीक है, केवल स्मार्ट श्रमिक ही इस जॉब के लिए चयनित हैं, सभी स्मार्ट श्रमिक हैं। तो स्मार्ट श्रमिक बना लिया हमने, स्मार्ट श्रमिक ही इस जॉब के लिए चयनित हैं। कुछ स्मार्ट श्रमिक कठोर परिश्रम करने वाले श्रमिक भी हैं। जापान के लोग स्मार्ट होने के साथ ही कठोर परिश्रम भी करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां क्या कह रहे हैं, कठोर, ये क्या हो गई कठोर परिश्रम, जो कठोर करते हैं। ठीक है, जापान के लोग कठोर परिश्रम के साथ साथ श्रमिक भी हैं। ठीक है, ये चयनित, ठीक है चयनित बना लिया, और यहां पे जापानी बना दिया, ये जापान का है। ठीक है, अब देखो कठोर परिश्रम करने वाले चयनित नहीं होंगे, कठोर परिश्रम करने वाले चयनित नहीं होंगे। कौन सा उत्तर सही होगा, कठोर परिश्रम करने वाले, ये बात जापान के लोग चयनित नहीं होंगे, सही है, वो सॉरी गलत है। श्रमिक चयनित हैं, बिल्कुल जो चयनित हैं वे श्रमिक हैं, ये भी सही, यानी 3 और 4 बिल्कुल सही, सॉरी केवल 4 निकाला जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कौन सा होगा, डी हमारा सही होगा, बाकी सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं। चलिए अगला आइए, एक मेज है और मेज का शेप ऐसा दिया गया है, यानी ऐसा है मेज। ठीक है, 6 अधिकारियों ए बी सी डी ई एफ को कमरे में 6 स्थानों पर बैठना है, ए बी सी डी। ठीक है, ए प्रवेश द्वार से बाईं तरफ, प्रवेश द्वार से बाईं तरफ बैठ गया, बाईं तरफ एक स्थान पर बैठा है। ई और एफ एक दूसरे के आमने सामने हैं, ओके, पंक्ति पर बैठ, लेकिन वे एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने वाली पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन वे एक दूसरे के आमने सामने नहीं हैं। चलो ई यहाँ कर दें, एफ यहाँ कर दें, चलो कोई दिक्कत नहीं। सी और डी का एक, सी और डी एक का स्थान एक दूसरे के आमने सामने है, ई किनारे वाले स्थान पर नहीं बैठा है, ए का स्थान एफ के स्थान से पहले है, तो ए का स्थान पहले ही हो गया। ठीक है, किनारे नहीं बैठा है, ए का स्थान एफ के स्थान से पहले, लेकिन एक ही पंक्ति में, ठीक बिल्कुल सही बनाया तुमने। तो यहाँ सी कर दो, यहाँ डी कर दो, हो गया। ऐसा हो सकता है यदि ई अपने स्थान पर मेज की तरफ अपने मुंह करके बैठा है, तो उसके बाईं तरफ किसका स्थान है, इसके बाईं तरफ, तो इसके बाईं तरफ जो है यहाँ पर 2 ऑप्शन और हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 2 ऑप्शन कि तो यहाँ सी हो सकता है और यहाँ पर डी हो सकता है। क्या हो सकता है, डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सॉरी सी सही है। क्या, सी सही है। ए की तरफ किसका मुंह है, ए की तरफ अगर हम बात करें तो ए की तरफ जो है वो मुंह है यहाँ पर डी का, ठीक है, ई का है। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है,
एफ का पड़ोसी कौन है? एफ का पड़ोसी की अगर हम बात करेंगे तो एफ का पड़ोसी ए है। एफ कहाँ है? यहां पर है एफ, सॉरी, और डी यहां पर है। ठीक है, चलिए अंतिम स्थानों में कौन बैठा है? तो अंतिम स्थानों पर बैठा है मित्रों एफ और बी, बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, ई बराबर 5 पेन 32, तो पेज क्या होगा? ई बराबर 5 है तो ई बराबर 5, तो पी बराबर 16 होगा, ई 5 होगा और ये 14 होगा, तब ये 35 आया होगा। तो ऐसे ही जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 29। नेक्स्ट चलते हैं ए बी सी डी ई एफ, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, चारों ओर बैठे हैं, ई और एफ के बीच में ए बी सी डी ई एफ है। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं तो इसके दो बन सकते हैं। ठीक है, पहला हम बनाते हैं, इनके अनुसार क्या कह रहा है, ए और सी ये होगा। ठीक है, बी इधर होगा और ई इधर होगा, ई इधर होगा और डी इधर होगा, एफ इधर होगा। इसका एक और स्वरूप बना सकते हैं आप यहाँ पर, क्या है, सी यहाँ पर, ए यहाँ पर, एफ यहाँ पर, ई यहाँ पर, बी यहाँ पर और डी यहाँ पर। ठीक है, सी नहीं बैठा, बी के सामने बैठा है, तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा एफ। क्या आएगा? एफ। 18 बच्चे एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि बाएं और बाएं से शुरू करने पर प्रत्येक तीसरा बच्चा पहले दो बच्चों के विपरीत दिशा में मुंह किए हुए है। बाईं तरफ से पहला बच्चा उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है और दाईं तरफ से किया हुआ बच्चा, उसके बाद दो बच्चे क्रमशः किस ओर मुंह करके खड़े हैं। तो यहाँ पर यदि हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा क्या? दक्षिण उत्तर उत्तर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दिए गए ई और एम समूह को समझिए। यू समूह के बीच में संबंध दर्शाते हैं। ई विद्यार्थियों का समूह है जो किसी विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ओके, पढ़ रहे हैं। यू इस प्रकार विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का समूह है। कौन सा वेन आरेख दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा वेन आरेख ये दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो गणित और अंग्रेजी दोनों पढ़ता हो। तो बी विद्यार्थी, तो बी ऐसा विद्यार्थी है जो गणित और अंग्रेजी नहीं पढ़ता, तो बी ऑप्शन इसका होगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित पढ़ते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, और कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, वे विद्यार्थी जो गणित पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो अंग्रेजी भी पढ़ते हैं वे गणित नहीं पढ़ते हैं। तो 47 में अगर हम जाएं तो इसका ऑप्शन ए होगा, और फिर लास्ट बचा उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, किसी सांकेतिक भाषा में व्हेन डिड यू कम, टी ना की जा लिखा जाता है विल यू कम अगेन, ना पासा जा, सी विल गो, पी डी रा लिखा जाता है। तो इस सांकेतिक भाषा में अगेन को किसे लिखा गया है? व्हेन डिड यू कम। ठीक है, तो यहां पर देखिए व्हेन डिड यू कम अगेन, यहां पे देखिए दो शब्द रिपीट हुए हैं, यू और कम। तो यू और कम देखिए, व्हेन डिड, ना की जा, ठीक है, टी, ना पासा, तो ये और ये या फिर यू होगा या कम होगा, या ये यू होगा और कम होगा। ठीक है, तो ये काटो और ये काटो। ठीक है, सी विल गो, अब यहाँ पे देखिए क्या रिपीट हुआ है? गो विल रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो शब्द है वो यहाँ से काटा जाएगा, तो क्या आएगा? ऑप्शन बी हमारा अगेन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? ऑप्शन बी हमारा अगेन को रिप्रेजेंट करता है। एक सर्वे में पाया गया 65% लोग क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। ठीक है, तो 65% टीवी। ठीक, न्यूज़ देखते हैं 40%, समाचार पढ़ते हैं। ठीक है, 40% समाचार। ठीक,
समाचार टीवी देखते हैं, 25% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं और टीवी भी देखते हैं, तो कॉमन है 25% और ये हो गया आपका 15%। टोटल है 15, 40 इधर 15 इधर। ठीक है, देखते हैं। तो ऐसे बताइए जो ना टीवी देखें ना समाचार देखें, तो ना टीवी देखें ना समाचार देखें, इसका अगर हम परसेंटेज टोटल परसेंटेज निकाल लें तो 40 + 25 + 15 तो ये होगा आपका 80 और परसेंटेज कितना था 65। तो जब इसे हम घटाएंगे 80 में से 65, ठीक है, तो कितने लोग देखेंगे जो नहीं बनता है न्यूज़पेपर, 40% है यहाँ पर। ठीक है मित्रों, 40%, ठीक 40%। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 20% ऐसे लोग होंगे जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, न समाचार न न्यूज़ चैनल। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों ने फ्रेंच और चीनी दोनों में दाखिला लिया, 22 विद्यार्थियों ने केवल चीनी में दाखिला लिया। और किस का यदि कक्षा में विद्यार्थियों ने 2 विषयों में कम से कम एक विषय में दाखिला लिया हो तो केवल फ्रेंच के कितने विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 12 विद्यार्थियों यानी नंबर ऑफ फ्रेंच कितने हैं 12, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एन और सी में 12 है। 22 विद्यार्थियों ने केवल चीनी, नंबर ऑफ सी कौन है 22। 12 विद्यार्थियों ने फ्रेंच और चीनी, ठीक है, केवल चीनी में लिया। यदि कक्षा में विद्यार्थियों ने 2 विषयों में कम से कम एक विषय में दाखिला लिया है तो फ्रेंच के बताइए। तो टोटल 22 और 12 जोड़ दिए हमने, 12 + 22 कितना हुआ 4 3 34। ठीक है, अब इसमें दोनों भाषाओं वाले हैं और टोटल कितने थे 50 थे, तो 50 घटाए, तो 50 जब घटाए हैं तो हमें मिला है यहाँ पर 28। ऐसे देखो NF यूनियन C फॉर्मूला होता है NF + NC - NF इंटरसेक्शन C। तो ये जो हैं ये हैं हमारे पास 50, NF है हमारे पास निकालना, ठीक है, और प्लस NC कितने होंगे 22 हैं, 12 हैं, दोनों जोड़ दिए और इंटरसेक्शन कर दिया हमने 12 का। तो यहाँ पर आया हमारा NF 28। कितना आया NF 28। तो बी ऑप्शन हमारा 28 आ गया। तो कितने विद्यार्थियों ने दाखिला लिया केवल फ्रेंच में, तो केवल फ्रेंच में अगर हम बात करते हैं तो इसमें -12 और करेंगे तो हमारा आएगा 16, यानी ऑप्शन 28 लोग ऐसे हैं जो दोनों हैं, फ्रांस में भी लिए हैं दाखिला और चाइना में भी लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऋत्विक अपने घर से उत्तर की ओर चलना शुरू कर दिया भैया कर दिया, उत्तर की ओर चलना शुरू किया अपने घर से और 50 मीटर तक चल गया 50 मीटर। ठीक है, और उत्तर की ओर चलना शुरू किया। 50 मीटर चलने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ने के बाद वो 40 चल गया। ठीक है, 40 चल गया। उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ गया, फिर दाईं ओर मुड़ के कितना चला 50 चला। अंततः वो अपने घर की अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो अब यहाँ पे चला 30 किलोमीटर। ठीक है, वह अपने घर से कितनी दूर, घर यहाँ था 40 और 30 70 किलोमीटर हो गया और किस दिशा में पूरब दिशा में, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एक कंपनी में 30 प्रतियां बनती हैं, लाल और नारंगी दोनों रंग की हैं। 50 प्रतियां लाल रंग की हैं, ठीक है, और 14 प्रतियां लाल रंग की हैं। कितनी प्रतियां केवल नारंगी हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो यहाँ पर जरा हम लाल कितनी हैं, लाल जो है वो हमारी 14 हैं रेड, ठीक है, और नारंगी कितनी हैं, कंपनी में 30 प्रतियां बनती हैं, लाल या नारंगी दोनों रंगों की होती हैं। 10 प्रतियां केवल लाल हैं, 10 प्रतियां लाल रंग की हैं लेकिन नारंगी की नहीं हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम 10 बना दें। ठीक है, 14 प्रतियां लाल रंग की हैं, केवल 14 प्रतियां यानी 4
लाल रंग की हैं, कितनी प्रतियां केवल नारंगी की हैं? 10 4 14, 14 हो गई। ठीक है, 14 प्रतियां लाल रंग की हैं। ठीक, कितनी प्रतियां? तो 30 माइनस 10 प्लस 4 प्लस x। तो यहाँ जो x है वही आपकी नारंगी है, तो 14 घटाया तो आया 16। तो ऑप्शन सी डी हमारा सही हो जाएगा। अंकुर संजीव को एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। संक्रांत परीक्षा में अंकुर संजीव से अधिक अंक प्राप्त करता है। संजीव की रैंक कक्षा में सभी विद्यार्थियों के बीच ऊपर से 7वीं है, लेकिन निम्नलिखित में निश्चित रूप से सत्य रैंक में सूची में अंकुर संजीव के बीच अधिक से अधिक कितने होंगे? 5 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा, इससे आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सीमा पूर्व की ओर यात्रा करती है, मनीषा उत्तर की ओर यात्रा करती है, संगीता तारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। तारा सीमा की दाईं ओर करती है। निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से सही होगा? तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे ये कोई बिंदु है तो इस तरफ सीमा गई, ठीक है, ऊपर की तरफ मनीषा गई और संगीता गई। ठीक है, नीचे की तरफ तारा गई। तारा उत्तर की ओर यात्रा करती है, बिल्कुल गलत। तारा पश्चिम की ओर है। संगीता पश्चिम की ओर यात्रा करती है, ये भी गलत। मनीषा संगीता एक ही दिशा में हैं। मनीषा और संगीता, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। किसी भी कूट की भाषा में पेंसिल को ये लिखा गया है, आंसर को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो आंसर को यदि हम बात करें तो इसके अनुसार केवल 1 और 4 सही होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 2 बाइक सवार 2 भिन्न बिंदुओं ए बी सी पर चलते हैं। ठीक है, चला दो उन्हें। ठीक, और ए बी के मध्य की दूरी 135 पर खड़े हैं। पहला बाइक सवार बिंदु ए से बी की ओर 25 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, 15 मीटर पर चलता है और फिर मुड़कर 33 किलोमीटर चलता है, अतः दाईं ओर से मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। दूसरा बाइक सवार बिंदु बी से ए की ओर केवल 47 किलोमीटर ही चलता है। अब दोनों बाइक सवार के बीच की दूरी क्या है? जरा देखते हैं। ठीक है, तो ए से चला 25, फिर वो 15, फिर 33, फिर 25, ठीक है, फिर 30, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z, फिर 47 और पहुँच गए b पर। तो यदि हम बीच की दूरी देखें तो ये आपकी हो जाएगी 50, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक व्यक्ति बिंदु ए से दक्षिण की दिशा में चलने दो। ठीक है, और चलने के बाद वह चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है, तत्पश्चात 150 डिग्री और मुड़ जाता है, यानी ए है। ठीक है, ए से चला बी की ओर, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये जो एंगल बना ये 150 डिग्री है, ऊपर 30 हो गया, ये 120 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारा सही आएगा। एक विद्यालय पर 200 विद्यार्थी यदृच्छाया के रूप में चुने जाते हैं। 140 विद्यार्थी को चाय पसंद है, 120 विद्यार्थी को कॉफ़ी पसंद है, 80 विद्यार्थियों को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, तो केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या है? 7 विद्यार्थी ABCDEFG इस वृत्ताकार मेज पर बैठ गए हैं। केंद्र की ओर मुख है, GD की दाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बनाएं तो कैसा हमारा फिगर बनेगा डी इधर, बी इधर, सी ए इधर, सी इधर, ई इधर और जी इधर और एफ इधर, इस तरह का फिगर बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? BAD के मध्य है, BAD के मध्य है, ये तो सही हो गया पहला ही। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो गया। यदि जानकारी प्रश्न में दी गई जानकारी के मध्य के आधार पर कौन सा कथन सही है? CB के दाएं दूसरे स्थान पर है, CB के दाएं तीसरे, CB के दाएं दूसरे स्थान पर, CB के दाएं दूसरे स्थान पर। ठीक है, बिल्कुल। EB के दाएं तीसरे स्थान पर, B के दाएं E 1 2 3 तीसरे स्थान पर,
ये भी सही है। एफ ए और ई के निकटतम पड़ोसी है, एफ बिल्कुल नहीं, यानी तीसरा नहीं निकल रहा है, बाकी दोनों निकल रहे हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्या, किसी निश्चित कोड में ब्रेक थ्रो का इस प्रकार लिखा है तो इस कोड में डिस्ट्रीब्यूशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 1-2 क्रम का बदला गया है, बी के बाद ई आया, यानी ये 2 तो ये 5 है, सॉरी, ठीक है, उसी क्रम में आया है। आर की जगह ए आ गया, तो जब इसे हम क्रम में बदलेंगे तो ये हमारा बनेगा स्ट्रॉबेरी, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। किसी निश्चित कूट में सिस्टर को इतना है तो 657 लिखा है, इसी कूट में आर्टिस्ट लिखा है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, एस की जगह 2, ठीक है, और आर्टिस्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका 655423। नेक्स्ट चलते हैं, एक पंचभुज के आकार का मैदान है जिसके कोई कार्यक्रम हो रहा है, एल एम एन ओ पी मैदान के अलग अलग कोने में बैठे देख रहे हैं, ओ एम बाईं ओर, एन दाईं ओर, एल और एम पी के मध्य बैठा है, तो इस प्रकार का कोई पंचभुज है, ठीक है बच्चों। तो एल एन ए पी ओ और एम इस प्रकार का बना हुआ है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, P के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। P के ठीक बाईं ओर की अगर हम बात करें तो कौन बैठा है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो M बैठा है बाईं ओर, बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट, यदि O से प्रारंभ करके घड़ी के विपरीत दिशा में चला जाए तो चौथे स्थान पर कौन होगा, यानी वामावर्त, यानी B के बाईं ओर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम जाएं तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। AJSN, ठीक है, ठीक, AJSN लिखा हुआ है, यानी अगस्त, जनवरी, सितंबर, नवंबर, इस तरह हैं, 31 ऐसे समझो, अप्रैल 30 का, जनवरी 31 का, ठीक, जून कर लो, ये सितंबर कर लो, ये 30 कर लो, तो अगला कौन सा होगा, अगला हमारा क्या बनेगा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तो फिर से अप्रैल ही आएगा, यानी 66 का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 4 मित्र ABCD जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं, ये क्वेश्चन समझ में आया, ये जनवरी फरवरी हैं, ये अप्रैल है, ये आपका जून है, ये सितंबर है, ये नवंबर, यानी जिसमें 30-30 दिन हैं, तो इसके बाद अप्रैल ही आएगा। 4 मित्र ABCD जिनमें 2 पुरुष 2 महिलाएं एक वृत्ताकार स्थिति में एक दूसरे को मुख करते हुए ताश खेल रहे हैं, ठीक है, खिलाओ ताश जितना खिला पाओ, ठीक। तो ये हम बना देते हैं, ए बना, बी बना, डी बना और सी बना। अब क्या है, साझेदारों के जोड़ों में एक महिला एक पुरुष में शामिल है, सी डी के दाईं ओर बैठा है, वह एक पुरुष है, बी के बाईं ओर बैठा है, सी डी के दाईं ओर, ये हो गया, ठीक है। बी के बाईं ओर एक पुरुष बैठा है, यानी ये हो गया जो ए का पड़ोसी है। ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने सी बैठा है, सी जो एक पुरुष है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन में देखें सी जो एक महिला है, यानी ऑप्शन सी हमारा ये होगा, पुरुष नहीं है वो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। एक बिंदु ए बी उत्तर की ओर 11 मीटर दूर है, बिंदु सी बी की पूर्व में 11 मीटर चलता है, ठीक है। तो ए है, ठीक, 11 मीटर चला, बी पर पहुंचा, बी से 11 मीटर चला, सी पर पहुंचा, सी से 5 मीटर चला, डी पर पहुंचा, डी से 7 मीटर चला, ठीक, ये हो गया। ई पर पहुंचा, ई से 9 मीटर चला, एफ पर पहुंचा, एफ से 4 मीटर चला, जी पर पहुंचा, ठीक है। तो एफ के सापेक्ष बिंदु डी किस दिशा में है, तो डी अगर आप देख रहे हैं तो डी किस दिशा में, एफ के सापेक्ष, ये रहा है पश्चिम दिशा या पूरब दिशा। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, डी आपका किस दिशा में हो गया है, डी आपका पूर्व पहुँच गया है, तो दक्षिण पूर्व में है आपका, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो द्रव, दूध और प्लाज्मा को इंगित करता है। द्रव, दूध और प्लाज्मा, द्रव यानी द्रव में दूध और प्लाज्मा दोनों होंगे, यानी द्रव में दूध और प्लाज्मा, द्रव, दूध व प्लाज्मा को संबंध इंगित करता है,
तो यहाँ पर यदि हम देखें द्रव और दूध एक ही चीज़ हैं, प्लाज्मा अलग होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट, दी गई कक्ष श्रृंखला में लुप्त पद बताइए। ए, बी, एफ, एच, एल, एन, पी, यानी बी के बाद आ गया क्या आपका, बी के बाद आ गया बी में ये 4 जोड़ा तो एच एफ आ गया, एफ में 2 जोड़ा तो एच आ गया, एच में हमने फिर 4 जोड़ा तो एल आ गया, एल में 2 जोड़ा एन, एन में 2 जोड़ा पी, और पी में फिर हम 4 जोड़ेंगे तो पी में जब 4 जोड़ेंगे तो टी आएगा, टी में 2 जोड़ेंगे वी आएगा, और यहीं पे हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्टोर में 8 कलाई घड़ी है, निश्चित समय पर कर रहे हैं। 8 में 7 घड़ियों में प्रदर्शित समय इस प्रकार था, ठीक है। यदि सभी 8 कलाई की घड़ियां प्रदर्शित समय गणितीय श्रृंखला बनाते हैं तो शेष कलाई घड़ी में प्रदर्शित समय क्या होगा। 9:55, 10:03, 10:11, यहाँ पे देखिए 5 और 3, 8 मिनट ज़्यादा, ठीक है। इधर देखिए 3 के बाद 7, इधर देखिए 24, 9:55 से 9:58, ठीक। ये 8, ये 8, फिर 24 में 3, तो इस तरह जब हम देखेंगे तो 9:58 का जो समय है वो होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। सुदीप 20 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, चलाओ उसे भाई। सुदीप 20 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, मान लो सुदीप यहाँ पर था, 20 मीटर चला, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ रहा है, सुदीप 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक, चला दिया, और फिर वह अपने दाईं ओर 20 मीटर मुड़ जाता है, मोड़ दिया। फिर 10 मीटर चलता है, चल दिया। फिर 40 मीटर आता है, आ गया। फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है, मुड़ गया। 5 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़ जाने दो। सुदीप अब किस दिशा में चल रहा है, तो सुदीप अब चल रहा है आपका उत्तर दिशा में, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, दी गई कूट भाषा में, ये है आपका, एक कूट भाषा में वी आर गुड फ्रेंड में ये लिखा है, दे आर गुड कपल ये लिखा है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आर जो कूट दिया गया है वो है जा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर सॉरी, ये है 12, 21, ठीक है, 12, 21, 22, 12 और 21। इसमें अगर हम देखें तो 1 और 2, 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1, यानी 22 आ गया, ये इधर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ऐसे इधर देख लो, 4 इंटू 1 और 2 इंटू 4, तो ऐसे ही हमारा 2 में कितने का गुणा होगा, 2 का, 4 का, सॉरी, 4 दूनी 8 और 3 तिरका 43, कहाँ है, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कर्मचारियों जो एक दृष्टि प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, इतने विवाहित हैं, इतने अविवाहित हैं, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन सही आएगा, उत्तर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्यू पी आर एस एन जे सब चले और यू और क्यू के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। तो जरा इसे देखते हैं, क्यू और बी की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 17 मीटर।
आर और बी के सापेक्ष किस दिशा में बैठा है, दक्षिण पश्चिम में बैठा होगा, यानी सी ऑप्शन दिल्ली कोड है। ठीक है, तो इस तरह सूरत का कोड क्या होगा, JPCJP। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या कह रहा है 79, सिस्टर इतना लिखा है, आर्क इतना लिखा है, आर्टिस्ट को क्या लिखा जाएगा, तो आर्टिस्ट को लिखा जाएगा 655423। ठीक है, अब यहाँ पर SUMU2 SUMUTU #FRSA, तो हैशटैग और स्टार में क्या दर्शाएं, तो हैशटैग यानी ये संडे हो गया, ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, ये फ्राइडे हो गया, ये सैटरडे हो गया, तो कौन सा बचा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो वेडनेसडे यानी ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का CSET संख्या 2 सॉल्व किया है, और इसके साथ ही मित्रों हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारे पेपर सॉल्व करेंगे। शीघ्र ही हम टॉपिक वाइज भी आपके क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही आप लोग हमारे एक अन्य यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आपके सिविल सर्विसेज से जुड़े सारे टॉपिकों को उस पर डिस्कस किया जा रहा है। तो आप उससे जुड़िए सिनेरियो IAS से, और आपका प्यार और मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।